हेलो हेलो हेलो, आवाज शिफ्ट कर लो वहां पर। अब आप बताइए जरा, अब आवाज सही है? ठीक है, अब जल्दी से बताइए, अब ऑडियो ठीक है? चलो एक बार बताइए जरा, कमेंट करके अब ऑडियो ठीक है? फटाफट बताइए, सही है? आ गया? आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए, आवाज आ रही? ठीक है, चलो। तो बच्चों मैंने आपको कहा कि हम लोग यहाँ केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, और केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से थ्योरी क्लियर कर दी थी। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो हमारा छूटा था। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आज हमें हर हाल में वाला चैप्टर खत्म करना है, और इसका जो तीसरा लेक्चर है, ये तीसरा लेक्चर हमारा कहता है पीवाईक्यू प्लस एडिशनल क्वेश्चन। तो लगभग मैंने यहाँ पर 60 क्वेश्चन के आसपास लिए हैं। अब ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करना 1 घंटे की बस की बात नहीं है, तो तकरीबन मुझे 1.5 घंटे से ऊपर लगेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज ही वाला चैप्टर खत्म हो जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने 5वें चैप्टर में एंट्री करें। हमें कोर्स भी जल्दी जल्दी खत्म करना है ना, ठीक है? और बाकी अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो केमिस्ट्री की किताब ले लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री की किताब में बिल्कुल ठीक इसी सीक्वेंस में ही सारी चीजें हैं। क्लियर है? तो भाई चलो क्वेश्चन की शुरुआत करें। रेडी है सब लोग? फटाफट जल्दी बताइए, सब लोग रेडी है? स्टार्ट है क्वेश्चन। चलो तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, है ना? और मैं आपसे एक बात और कह दूं कि आप सब लोग नोट्स बनाते रहना। अगर नोट्स नहीं बनाना है तो आप किताब ले लीजिए। अभी मैं एक फोटो शेयर करूंगा, बच्चे ने बहुत बेहतरीन नोट्स बनाई है किताब के साथ, ठीक है? चलो तो बच्चों सब लोग फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, पहले क्वेश्चन है करेक्ट उत्तर किसके साथ जाना चाहिए? पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए, इस पहले क्वेश्चन है करेक्ट उत्तर किसके साथ जाएगा? बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों। बोला इनमें से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन दर्शाता है? बच्चों अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है जिसके लास्ट सेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, है ना? जैसे कि नाइट्रोजन, मेरे भाई नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है, एल्यूमिनियम 2,8,3 होता है, फ्लोरीन 2,7 होता है, और हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। तो आप बताओ लास्ट सेल में सबसे ज्यादा आपका किसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हमारे फ्लोरीन में दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? सी वाला आंसर एकदम सही है। बहुत जल्दी अनमोल, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। मेरी पूरी प्लानिंग ये है कि हम एक क्लास और शुरू कर सके, है ना? लेकिन थोड़ा सा मुझे और समय दीजिए, आधा कम से कम केमिस्ट्री खत्म हो जाए उसके बाद, क्योंकि अगर हम डिटेल में हर चीज को पढ़ते हैं तो थोड़ा समय तो देखो जाता ही जाता है ना? पहला सवाल, दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा पढ़िए। अब दूसरा वाला सवाल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे बच्चों। दूसरा वाला सवाल आयनिक प्रॉपर्टी की, आयनिक यौगिक की प्रॉपर्टी से। आयनिक यौगिक समानता भंडोर होते हैं, NaCl समानता भंडोर होते हैं, और दाब लगाने पर टूट जाते हैं, ये एकदम सही है भाई। आयनिक कंपाउंड ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, और टुकड़ों में तोड़ना है तो आप उसको पीट दीजिए, टूट जाएगा, ये सही है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अब देखो ये गलत हो गया, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न नहीं होते, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अच्छा क्यों हाई होते हैं? क्योंकि वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बनता है। अरे अपर्णा सिंह, अभी अभी आपका एडमिशन हुआ है लगता है, टीम को फोन कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे जो है ना मुझे रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल रही, वो प्रॉपर बता देगी कि रिकॉर्डेड क्लास कहां मिलेगी, समझे ना? तो बोला ही जा रहा है कि पहला वाला सही है लेकिन दूसरा वाला हमारा गलत है। तो इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाएगा? सर ऑप्शन नंबर बी हो सही आंसर होगा। कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकंड हमारा असत्य है, ऑप्शन नंबर बी, है ना? ठीक है, शुभम सिंह भटेल डी कैसे हो गया बताइए? डी कैसे हो गया, है ना? अच्छा ठीक है, आंसर डी जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, माफ करिएगा। कथन फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है, लेकिन सेकंड वाला असत्य है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? चलो नेक्स्ट आइए, अगला सवाल बताइए, ये लीजिए थर्ड नंबर। एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन कराओ सर। चंदन कुशवाहा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व कराने से अच्छा ये है कि मैं आपको अच्छे 60 सॉल्व करा दूं। आप विश्वास मानिए, ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो और किताबें हैं जिनमें 200 250 क्वेश्चन है वो लगा के देखिए, सब सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें कूड़ा नहीं पढ़ना, हमें क्रीम पढ़ना है ना? नेक्स्ट आइए अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब थोड़ा पढ़ाई करते हैं, मैं कमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा है।
अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये एकदम सही है। जितने भी हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि उसमें धनायन ऋणायन नहीं होता। और आगे देखिए लिखा कार्बनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये भी एकदम सही है। कार्बनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि वो धनायन और ऋणायन से मिलकर नहीं बनते, है ना। तो इस सवाल का बताइए सही उत्तर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर जाएगा। दोनों हमारे सही है, दोनों हमारे सही है। ओके, चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा। आप सब लोग कमेंट करके बताते रहना कि जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो। चलो ये वाला सवाल बताइए, इस वाले सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा? ये भी अभी हमारी परीक्षा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है ना। चलो बताइए, बोला क्या जा रहा है चौथा नंबर, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? आपको वो बताना है जो आयनिक यौगिक के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्वालिटी के अगर आप 60 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहे हो ना, तो वो बिना क्वालिटी वाले क्वेश्चन 200 के बराबर ही है और उससे ज्यादा ही है। अब ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए थोड़ा तो समय चाहिए रहेगा ना, ठीक है। चलो बताओ जरा इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है? आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, गलत हो गया सर, ये गलत है, उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक भंगुर, कठोर और दाब आरोपित करने में टूट जाते हैं, ये सही है। धनात्मक और ऋणात्मक आयन के बीच आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, ये भी एकदम सही है। और कुछ हद तक कठोर भी होते हैं। बच्चों ये वाला उत्तर भी एकदम सही है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ये भी एकदम सही है। ठोस अवस्था में कभी विद्युत का चालन नहीं करेंगे, हमेशा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे आप। इसीलिए आप बोलना इनमें से जो गलत है वो हमारा पहला वाला उत्तर गलत है। और पहला वाला आंसर किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए अगला सवाल, नेक्स्ट आइए। हाँ, इसे आप थोड़ा सा यहां चाहो तो लो मेल्ट इन टेम्परेचर कर लेना, अधूरा था। चलो अरे अगला वाला बच्चों, अगला वाला सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये केमिकल रिएक्शन से सवाल था। अब यहां पर आ गया है तो हम इसको पूरी तरह से सॉल्व कर ले, है ना, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दे। 5वां नंबर सवाल बड़े ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, और इसी तरह के सवालों का जटीरा पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। बोला है नवीन ने कॉपर सल्फेट के जली विलयन में एक मैग्नीशियम का टुकड़ा डाला, है ना। नवीन ने क्या काम किया बच्चों? कॉपर सल्फेट के जली विलयन में किसका टुकड़ा डाला है? मैग्नीशियम का टुकड़ा डाला है नवीन ने। दूसरा ये, फिर आयुष ने क्या काम किया है? आयुष ने कॉपर सल्फेट के जली विलयन में किसका टुकड़ा डाला है? प्लेटिनम का टुकड़ा डाला है, ऐसे। फिर स्नेहा ने क्या काम किया है? स्नेहा ने कॉपर सल्फेट के विलयन में बताइए किसका टुकड़ा डाला? कॉपर के ही टुकड़े डाल दिए, कॉपर के ही। और इसने आकृति ने क्या काम किया है? कॉपर सल्फेट के जली विलयन में आपका किसका टुकड़ा डाला है? सर चांदी का टुकड़ा डाला है। कॉपर सल्फेट के जली विलयन में किसका टुकड़ा डाला है? चांदी का टुकड़ा डाला है। तो बोला ये जा रहा है कि आप बताइए इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया करने में सक्षम होगा? बताओ। तो बच्चों विस्थापन अभिक्रिया तो तभी पॉसिबल होती है जब एक की रिएक्टिविटी दूसरे से ज्यादा है ना। ओम प्रकाश टीम को फोन कीजिए, वो बता देंगी। आप टीम का नंबर लीजिए, आपका अभी नया नया एडमिशन है इसलिए आपको नहीं पता है, तो आप टीम को फोन कीजिए, वो प्रॉपर बता देगी कि रिकॉर्डेड क्लास कहां मिलेगी। तो आप मुझे बताइए जरा यहां पर क्या हमारा सही होना चाहिए। तो बच्चों देखो, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, इसलिए ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। प्लेटिनम की रिएक्टिविटी कॉपर से कम होती है, ये रिएक्शन नहीं होगी। बच्चों कॉपर की रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कॉपर से थोड़ी ना ज्यादा होगी, और सिल्वर की रिएक्टिविटी कॉपर से कम होती है, इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम जो होता है वो कॉपर से ऊपर आता है, जबकि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब कॉपर से नीचे आते हैं। तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम इनकी रिएक्टिविटी कॉपर से कम है, इसलिए ये कभी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैग्नीशियम वाला रिएक्शन हो जाएगी। तो मैग्नीशियम वाली रिएक्शन हो जाएगी, तो अब मैग्नीशियम की रिएक्शन ये कौन करवा रहा था बताइए? तो ये करवाता था नवीन। तो इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर होगा नवीन, यानी नवीन अपनी केमिकल रिएक्शन को करवा लेगा, है ना। अभिषेक अभी मैं आगे जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना तो आपको याद करा दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन फिलहाल बस आप ये मान के चलिए कि कॉपर की रिएक्टिविटी, है ना,
AgAu प्लेटिनम से ज्यादा होती है और मैग्नीशियम की टॉपर से ज्यादा होती है। ठीक है, चलो अगले वाले सवाल को बताएं। बच्चों बोला जा रहा है N2 में साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। बच्चों यहां पर साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पूछ रहा है। याद करो मैंने आपको कहा था कि N2 में जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो एक नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन इसी तरह से तो साझा करते हैं। बताइए, यहां पे 3 यहां पे 3, तभी तो साझा होकर क्या बनता है, तो क्या ना यहां पर बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों अगर ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितने साझे हो रहे हैं तो आप पेयर में पूछेंगे तो 3 पेयर बताएंगे और टोटल पूछेंगे तो 6 बताएंगे। अब आप ये देख लो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा क्या है सर, इन्होंने कुल संख्या पूछी है। तो अगर कुल संख्या पूछी जा रही है तो बताइए आंसर किसके साथ जाएगा, 6 वाले उत्तर के साथ। आंसर जाएगा 6 वाले उत्तर के साथ। मेरे दोस्त अगर ये संख्या पेयर में पूछी रही होती तो 101% पेयर में अगर ये संख्या पूछी रही होती तो हम कितना बताते, तो पेयर में पूछी रही होती तो इस सवाल का जो सही उत्तर जाता वो 3 वाले उत्तर के साथ जाता। पेयर में नहीं पूछा गया, कुल संख्या पूछी रही है। चलो नेक्स्ट आइए, और ठीक 11 बजे सब लोग आ जाए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिखा हुआ है PQRS उनके परमाणु क्रमांक है 2, 6, 13, 18। निम्न में से बताइए किस युग्म की संयोजकता समान है। समान युग्म की संयोजकता बतानी है। बच्चों आपको पता है कि 2 हमारा किसमें होता है, हीलियम का, 6 किसका होता है कार्बन का, 13 किसका होता है एल्यूमिनियम का, और बच्चों 18 किसका होता है आर्गन का। तो आप इनमें से वो युग्म बताइए जिसकी संयोजकता समान है। समान संयोजकता वाला बताया। तो बच्चों समान संयोजकता तो हमें तभी मिलती है ना जब वो एक ही ग्रुप में होते हैं। एक ही ग्रुप में होंगे तभी समान संयोजकता मिलेगी। अब आप बताओ इनमें से कौन हमारा एक ही ग्रुप में होगा, तो हीलियम और आर्गन ये दोनों हमारे एक ही ग्रुप में आते हैं। याद करिए ये दोनों किसमें आते हैं, तो कहना ये दोनों सर आते हैं 18वें समूह में। 18वें समूह में याद करो हीलियम आता है, नियोन आता है और फिर क्या आता है, आर्गन आता है ना। तो आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, आंसर सबसे पहला वाला और एस वाले के साथ। पी और एस ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो बच्चों 8वां नंबर पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 8वें का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। ठीक, और सारे लोग कमेंट में आंसर देते रहिए फटाफट। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें, है ना। बच्चों बोला है कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, ये बात एकदम सही है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, ये बात एकदम सही है। और अगला देखिए, बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। बॉन्ड बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये भी एकदम सही है। बच्चों दोनों सही है। अब देखो पहला वाला आंसर है, पहला सही है, ये वाला आंसर है, दोनों सही है। और बी और सी देखिए क्या लिखा हुआ है, दोनों कथन सही है और सही व्याख्या वाला भी बोला जा रहा है। देखो दोनों सही है, ये बात एकदम सही है। बट आप बताओ कौन किसकी व्याख्या है, तो कथन फर्स्ट कथन सेकंड की सही व्याख्या होगी कि कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या है। मेरे भाई पृथ्वी में विद्युत धनात्मक होते ही बात सही है, लेकिन क्यों होते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बताइए कौन हो जाएगा, तो सही एक्सप्लेनेशन हमारा कथन सेकंड होगा, है ना। तो जो स्टेटमेंट 2 लिखा है ना, यही सही एक्सप्लेनेशन है। आप मेरी बात समझो, तो दोनों हमारे सही है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन क्या है, तो कहना कथन फर्स्ट की कथन सेकंड, कथन फर्स्ट की कथन सेकंड की कथन, देखो कथन सेकंड ऐसा लिखा जा रहा है, कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या, है ना। बी वाला उत्तर नहीं सही करना, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ कि कथन सेकंड स्टेटमेंट सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या। ठीक है भाई, इसी तरह से कंफ्यूज किया जाएगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन अगर चीजें क्लियर है कि कौन किसकी सही एक्सप्लेनेशन बन जाएगा, तो इस सवाल का जो सही आंसर जाना चाहिए वो कौन वाला उत्तर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट ये लो 9वां नंबर पढ़िए, पूरे सवाल आज सॉल्व करने हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। भोजन को वायु रोधी कंटेनर में रखने से ऑक्सीकरण धीमा हो जाता है, ये बात एकदम सही है। आप अपने भोजन को वायु रोधी कंटेनर में रखिए, जहां पर वायु नहीं पहुंच पाएगी, 101% उसका ऑक्सीडेशन धीमा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। दूसरा आइए बच्चों, अगला पॉइंट लिखा है, चिप्स निर्माता कंपनी चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए
चिप्स बेड में ऑक्सीजन गैस के साथ फ्लश करती है, यानी ऑक्सीजन गैस भरती है। सर ये गलत हो गया, ऑक्सीजन गैस नहीं भरती। जो चिप्स निर्माता कंपनी होती है बच्चों ध्यान रखना, वो ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन गैस भरती है, और नाइट्रोजन गैस भरती है। तो इसका मतलब पहला वाला उत्तर गलत है, और जबकि पहला सही है, पहला सही है और सेकंड हमारा जो है वो स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, पहला सही है और सेकंड हमारा असत्य। नहीं बच्चा, उसका सी ही आंसर सही है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव विद्युत धनात्मक इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो त्यागते हैं, यही लाइन ही बोली जाती है मेरे भाई। उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है ये लो 10वां नंबर, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर किसके साथ जाएगा। हाँ काफी सारा लेट हो रहा है। चलो इनमें से बताइए किसका क्वथनांक सर्वाधिक है। मेरे भाई ये सवाल अभी ग्रुप डी पेपर में कई बार रिपीट हुआ और मैंने आपको इसको नोट डाउन बिठाया था, जाके आप नोट्स उठा के देखिएगा। मैंने आपको कहा था कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और मैंने कहा था इसको नोट डाउन कर लीजिएगा 2850 होता है, बहुत ज्यादा होता है कैल्शियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट 2850। बाकी इसके आसपास कोई रहता ही नहीं है। तो ध्यान रखना इसका आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। NaCl का नहीं, NaCl के वो 1300 के आसपास होता है ना, लिखवाया था मैंने NaCl का। तो इसका आंसर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जाएगा। चलो 11वां नंबर बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में 8 ऑक्सीजन परमाणु द्वारा 1 कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। देखो केमिकल बॉन्डिंग में इसी तरह के सवाल बनेंगे। बच्चों आप याद रखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा था और इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो कैसे पढ़ी थी सर, कार्बन के यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, सेम तरीके से ऑक्सीजन के यहां 2, लास्ट सेल के ऑक्सीजन के यहां 2। अब लाइन बहुत स्पेशल होगी पढ़ना, अगर लाइन आपने ढंग से नहीं पढ़ी तो सवाल गलत। लाइन ये लिखी ना, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में 8 ऑक्सीजन परमाणु द्वारा 1 कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। 8 ऑक्सीजन परमाणु द्वारा 1 कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन की। देखो फिर से कुछ बच्चे इसका आंसर डी दे रहे हैं। मेरे भाई डी आंसर तब देना है जब सवाल में पूछा जाए कितने पेयर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो अगर पेयर में पूछा जाता तो आप बताइए कितने पेयर बोलते, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन टोटल संख्या देखिए तो संख्या कितनी है, 4 है। टोटल संख्या देखिए तो 4 है, समझे ना। तो आप ध्यान रखिएगा, पेयर में पूछा जा रहा है कि टोटल संख्या पूछी जा रही है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट है अगला 12वां नंबर। अब कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जिनकी आज पहली क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। अभी तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दिया, अब कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल का चैप्टर। चलो बताओ, बोला है इनमें से किस अणु में केवल सिंगल बॉन्ड है। आप बताओ इनमें से वो कौन सा अणु है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है ना। तो बच्चों नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर याद करो, N ट्रिपल बॉन्ड N होती है ना। ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड O होती है, और CO2 की स्ट्रक्चर को अगर याद करो इस तरह से बनती है। तो ये जो CH4 होगा इसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट 13वां नंबर बताइए, बोलो भाई क्या कहता है 13वां। निम्न में से सहसंयोजी बंध किसमें नहीं है, किसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं, है ना। तो बच्चों ऑक्सीजन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अरे इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अमोनिया में भी होता है। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड याद करिए, ये धातु और अधातु के बीच बनने वाला बॉन्ड है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा सर, इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें हमारा आयनिक बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला 14। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको सही आंसर बताना है, इसमें कौन सा बताना है, सही बताना है। पहला लिखा है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के अंतरण से बनने वाले यूनिट विद्युत संयोजी यूनिट कहते हैं, ये भी एकदम सही है।
कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एकदम सही, पहला एकदम सही है। दूसरा ये बच्चों, दूसरा लेटर विद्युत संयोजी यूनिट जल में विलय होते हैं, ये एकदम सही है। और मिट्टी के तेल पेट्रोल आदि में अविलय होते हैं, ये भी तो एकदम सही है। जितने भी आयनिक यूनिट होते हैं वो जल में विलय होते हैं, जबकि मिट्टी के तेल है ना, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें अविलय होते हैं। बच्चों ये वाली बात भी पूरी तरह से सही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? जैसे कि आप में से जयप्रकाश ने ए आंसर दिया, पुरुषोत्तम ने ए आंसर दिया। अरे पुरुषोत्तम आपने ए आंसर क्यों दिया आप बताओ? पहला सत्य दूसरा असत्य क्या? दूसरा कहां असत्य बताइए? जो विद्युत संयोजी यूनिट होते हैं जैसे कि नमक, वो जल में विलय होते, मिट्टी के तेल वगैरह में अविलय होते हैं, ये मैंने पढ़ा रहा था यार। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। दोनों हमारे सही है। नोट्स एकदम प्रिपेयर कर लीजिए पहले तो। जब तक आप नोट्स का रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीजें आपकी सही नहीं होगी। ये सारी बातें आपकी कॉपी में लिखी हुई है, जाके आप देखिए। समझ रहे ना? चलो अगला वाला बताइए। कार्बनिक यूनिट में आमतौर पर नहीं पाया जाता। कार्बनिक यूनिट में आमतौर पर नहीं पाया जाता। आप बताओ कार्बनिक यूनिट में क्या नहीं पाया जाता? तो कहना जितने भी हमारे कार्बनिक यूनिट होते हैं वो सहसंयोजी बंध बनाते हैं, फिर वो डबल बॉन्ड से भी बना सकते हैं, फिर वो ट्रिपल बॉन्ड से भी बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड से भी बना सकते हैं। तो सहसंयोजी यूनिट बनाते हैं। लेकिन आयनिक कार्बनिक यूनिट में क्या नहीं पाया जाता? सर आयनिक बंध नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी वाला उत्तर जाएगा। कार्बनिक यूनिट में हमारा आयनिक बॉन्ड नहीं होता। नेक्स्ट अगला। ठीक है, नाइट्रोजन को बच्चों इस सवाल को थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, फिर आंसर दीजिएगा। बेहतरीन सवाल है। N2 अणु में क्या होता है? N2 अणु में बताइए क्या होता है? तो N2 अणु में कैसे क्या करेंगे? तो जब N2 अणु की बात करते हैं तो याद करो N2 अणु बनता कैसे? N ट्रिपल बॉन्ड N से बनता है। और N ट्रिपल बॉन्ड N कब बनता है? जब यहां पर दोनों नाइट्रोजन के 3-3 इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच आयनिक बंध गलत, दो परमाणु के बीच एकल बंध गलत, दो परमाणु के बीच डबल बॉन्ड गलत है ना भाई? देखो नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए? सर नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए। दैट इज कॉल्ड आपका N2। ऑप्शन नंबर डी है ना। गुरु सरन तुमने बी आंसर क्यों दिया यार? पढ़ने के बाद भी आप गलती करोगे ना तो मेरा दिल एकदम दुख सा जाएगा, समझे ना? इसका आंसर डी सही है यार। चलो 17वां नंबर बताइए। बच्चों 17वां नंबर बोला जा रहा है अधातुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? Which of the following given statement regarding the non-metal is true? अधातुओं के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बॉन्ड बनाते हैं, ये बात एकदम सही है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बॉन्ड बनाते हैं, ये सही है। अधातुएं देखो बोला जा रहा है प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं, गलत हो गया। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर बॉन्ड बनाते हैं, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं है ना। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते, ये भी गलत हो गया। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलो बताओ। हाँ 17 बेटा है, वेरी गुड। आंसर दीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा आयनिक यूनिट नहीं है ना? इन्होंने बोला है कि कौन सा आयनिक यूनिट नहीं है, आप बताओ। तो कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यूनिट होता है, NaCl होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लेकिन CO2 आयनिक नहीं है। मेरे भाई CO2 कैसा यूनिट होता है? तो कहना CO2 हमारा सहसंयोजी यूनिट होता है। और सहसंयोजी का मतलब क्या होता है? CO2 बनता कैसे? इसी तरह से तो बनता है CO2, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो 18वें का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? डी CO2। चलो 19 नंबर पढ़िए, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इस तरह के सवाल इस बार इन्होंने बहुत ज्यादा पूछे थे संख्या में, इसलिए मैं इसी तरह के सवाल सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपका नॉलेज ना ठीक ठाक हो जाए। चलो अगला वाला सवाल पढ़िए, जल्दी से बताइए। आयनिक यूनिट के गुणधर्म के बारे में बताइए कौन सा कथन गलत है? आयनिक यूनिट के गुणधर्म के बारे में बताइए कौन सा कथन गलत है? पहला लिखा है आयनिक यूनिट समानता भंडोर और दाब आरोपित करने में टूट जाते हैं, यार ये तो एकदम सही है।
एकदम सही है। आयनिक योडिट के गलनांक क्वथनांक उच्च होते, ये भी एकदम सही है। वैद्युत संयोजी योडिट समानता जल में विलेय और पेट्रोल में अविलेय होते, ये भी एकदम सही है। 3 हमारे पास सही स्टेटमेंट आ गए। अरे बच्चों बोला जा रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच दुर्बल आकर्षण बल की वजह से आयनिक योडिट ठोस होते। बस यहां पर एक लाइन गलती कर दी बच्चों, यहां पर आयनिक योडिट में दुर्बल आकर्षण बोल दिया। आपको पता है कि आयनिक योडिट में वीक अट्रैक्शन नहीं होता, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है, तभी तो वो योडिट ठोस हो जाते हैं, है ना। तो ये वाली लाइन बताइए क्या हो रही सर, ये वाली लाइन गलत हो रही है, बाकी तीनों लाइनें हमारी सही है। तो इन्होंने गलत बोला था, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर होगा। ठीक है, चलो 20वां सवाल पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। फिर से बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। किस अवस्था में आयनिक योडिट विद्युत का चालन करते हैं? हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आयनिक योडिट ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में उसके पास ना धनायन होता है ना ऋणायन होता है, लेकिन गलित अवस्था में जरूर विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में धनायन और ऋणायन हो जाता है। सवाल देखिए, आयनिक योडिट में विद्युत चालकता के लिए कौन सा तत्व सही है? आयनिक योडिट ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, गलत, दोनों में नहीं करते। आयनिक योडिट गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं। यस, ये सही है ये एकदम सही है। ठीक है, आयनिक योडिट ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन होते, गलत हो गया फिर से। आयनिक योडिट ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते, गलित अवस्था में नहीं करते, गलत। बच्चों ठोस में नहीं करते लेकिन गलित में करते, मेल्टिंग स्टेट में वो विद्युत का चालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? बी वाला आंसर एकदम सही। ठीक है, तो बच्चों एक बार सब लोग पहले मुझे कमेंट करके थम्स अप करके बताइए, हमने यहाँ 20 क्वेश्चन तक पढ़ लिए, क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? आप सब लोग थ्योरी पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? मेरा मानना यह है कि क्वेश्चन देखने के बाद आपके मुंह से तुरंत आंसर आना चाहिए कि भैया ये लो, ये आपका रहा आंसर। तो आपको समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं है, क्योंकि है क्या ना कि आपको मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं, अब थ्योरी पढ़ा देने का मतलब ये होता है कि आपको चीजें पता है। तो जब चीजें पता होती है ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा होता है जैसे कि यूट्यूब पर, तो उस समय क्या होता है कि उस समय मुझे नहीं पता रहता कि आपको थ्योरी पता नहीं पता, तो उस समय क्वेश्चन को सॉल्व करने का अंदाज कुछ दूसरा होता है। अब मेरी बात समझ आ रहा है ना? चलिए, तो याला अंदाज सही ना, स्पीड ठीक है ना? चलो बताओ, इनमें से कौन सा योडिट सहसंयोजी योडिट का उदाहरण है? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड ये आयनिक होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक होता है, NaCl आयनिक होता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड मतलब सॉरी P2O5 ये हमारा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, वेनेडियम में P2O5 ये हमारा सहसंयोजी बॉन्ड होगा। आपको मैं बता दूं इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं, है ना। कुछ नहीं करना होता है, P के साथ डबल बॉन्ड के साथ A2O, सिंगल बॉन्ड के साथ A2, फिर P डबल बॉन्ड के साथ A2, ऐसे। लेकिन एक O बचा है यहां पर, तो बच्चों ये जो सिंगल O बचा है ना सर, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल O, ये आपका जो फास्फोरस है ये उपसहसंयोजी बंध बना होता है, यानी इसको अपना एक लोन पेयर डोनेट कर देता है। ये स्ट्रक्चर होती है वेनेडियम P2O5 की फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की। नोट डाउन कर लीजिए, हालांकि स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने आपको बता दिया जिससे कि आपको क्लियर रहे कि बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर भी इधर उधर बनाना आ रही है हमें। 22वां नंबर बोलो, बोला यह है कि इनमें से कौन सा योडिट आयनिक गुण का नहीं है? 22वां नंबर, आयनिक गुण नहीं है। आयनिक योडिट के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये लो सर, यही नहीं है। आयनिक योडिट के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, निम्न नहीं होते, उच्च होते हैं। आयनिक योडिट समानता जल में विलेय होते हैं, मिट्टी तेल में अविलेय होते हैं, ये सही है सर। धनात्मक और ऋणात्मक प्रबल आकर्षण आयनिक योडिट ठोस होते हैं, ये भी सही है सर। आयनिक योडिट गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ये भी बात एकदम सही है। लेकिन कौन नहीं है? इन्होंने बोला था नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। आयनिक योडिट के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और तुमने कहा निम्न होते हैं, निम्न गलत है सर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 23वां नंबर, क्या बात है बताइए। 23 नंबर बोला जा रहा है कि कार्बनिक योडिट विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं?
जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो विद्युत कुचालक के होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो विद्युत कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें धनायन और ऋणायन नहीं बनते, कभी भी नहीं बनेंगे। अब बच्चों आपको मैं बता दूं, कार्बनिक यूनिट चाहे ठोस हो चाहे लिक्विड हो या फिर गैस हो, वो हमेशा विद्युत कुचालक रहेंगे क्योंकि धनायन और ऋणायन नहीं बनते, है ना। तो आंसर देखिए, क्योंकि उनके गलनांक उतनांक उच्च होते गलत, क्योंकि वह प्रकृति में आयनित होते हैं गलत, क्योंकि वो आयंस नहीं बनाते, ये सही है, ये रीजन एकदम सही है, ये रीजन एकदम सही है। कार्बनिक यूनिट आयंस नहीं बनाते, अब आयन नहीं होंगे, धनायन ऋणायन नहीं होंगे तो चालन कौन कराएगा, हम और आप थोड़ी ना टाने जाएंगे वहां चालन, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ही। चलो 24 नंबर बताइए, इनमें से कौन सा सहसंयोजी आमंद नहीं है। अब बच्चों बहुत बढ़िया सवाल, इनमें से बताइए किसमें सहसंयोजी आमंद नहीं है। तो कहना कोवेलेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन में तो होता है, हाइड्रोजन में H सिंगल बॉन्ड H, CH4 में भी होता है, अमोनिया में भी होता है, NaOH में नहीं हो रहा। NaOH में या तो एक धनायन बनेगा एक ऋणायन बनेगा, Na+ और OH-। हालांकि OH- में बीच में आ जाता है, लेकिन Na+ और OH- ये बताता है कि ये हमारा आयनिक कंपाउंड में जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, ए। बाकी तीनों में तो 101% सहसंयोजी बंध होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसमें सहसंयोजी बंध नहीं है, NaOH। नेक्स्ट सही 25 नंबर, 25 नंबर बोला जा रहा है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स, है ना। एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में होता है क्योंकि बच्चों आपको पता है कि एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ज्यादातर धातुओं के साथ क्रिया करती है, फिर भी इसका उपयोग हम खाना बनाने वाले बर्तन में करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्यूमिनियम ना ऊष्मा का अच्छा चालक है, विद्युत ने अधिक चमकीला है। देखो एक बच्चा कह रहा है अधिक चमकीला है, मेरे भाई अधिक चमकीले से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, यह सस्ता है इससे भी मतलब नहीं होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये भी मतलब नहीं है इस बात से। हम लोग खाना बनाने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है। अब खाना बनाने के लिए प्लास्टिक के बर्तन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर जाना चाहिए, ऊष्मा का अच्छा चालक है, अच्छी तरीके से हीट हमारे खाने तक पहुंचा देगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलो ठीक है। 26 नंबर देखो, एक बात मैं बता दूं, थ्योरी पढ़ लेने के बाद, अच्छे से थ्योरी पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मजा है ना वो फिर कहीं नहीं है। मैंने एक चीज फील की है और हमेशा से मैंने बच्चों को ये भी बोला है कि आप अच्छे से एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन लगाइए, और मजेदार क्वेश्चन। आप सिर्फ मेरी किताब से नहीं, आप दुनिया की कोई भी किताब से लगाइए जो रेलवे ओरिएंटेड किताब है, केमिकल बॉन्डिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं, मैं दावा करता हूं। सवाल देखिए, बोला जा रहा है इनमें से कौन सी धातु के संबंध में असत्य है। धातु विद्युत में धनात्मक तत्व होते, ये तो सही है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, बच्चों ये भी सही है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाते, ये बात भी एकदम सही है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे, गलत। अम्लीय ऑक्साइड धातु नहीं बनाते, ध्यान रखना। धातु हमेशा ऑक्सीजन के साथ जब भी कभी मिलेंगे तो बताइए कौन वाला ऑक्साइड बनाएंगे, तो कह देना ये बनाएंगे तुम्हारा क्षारीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड तो अधातु बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाते हैं, अधातु बनाते। तो बच्चों इन्होंने बोला था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे, तो कहना अम्लीय ऑक्साइड अगर बनाना है तो धातु नहीं अधातु। अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलके कौन सा ऑक्साइड बनाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो सी वाला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चों धातु सामान्यता या कमरे के ताप पे ठोस होते, ये भी सही है। सिर्फ एक इसका अपवाद है और वो अपवाद है मरकरी। बच्चों मरकरी धातु है ना, धातु है, और ये कमरे के तापमान पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। और सिर्फ एक ही अपवाद है, इसीलिए इन्होंने एक लाइन लिख दी थी ना, सामान्यतः जनरली, मोहर नहीं लगाई थी कि सभी धातुएं, समझे ना बात को। तो शब्दों का हेर फेर है और शब्दों के हेर फेर को आपको समझना रहेगा। चलो 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन में जो आ रहा है वो कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणु के बीच में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। हालांकि इसकी थ्योरी आपको केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ाई जाती,
आगे चलते मैं आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तब मैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा और पाई बॉन्ड भी बताऊंगा। लेकिन आ गया है क्वेश्चन तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। बस आप इतना समझ लो, जहां जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां 8 सिग्मा आएगा, 0 पाई आएगा। जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहां ध्यान रखना 8 सिग्मा आएगा, 8 पाई बॉन्ड आएगा। और बच्चों जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा ध्यान रखना वहां 8 सिग्मा आएगा, 2 पाई बॉन्ड आएगा। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अपने साथ कितने सिग्मा कितने पाई लेके आते हैं, पहले तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। याद कर लिया। अब कैल्शियम कार्बाइड ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर एक क्लोज साइकिल में आती है। बहुत सारे लोग समझे रहे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी आती है, मैं बताऊं। आपके सामने कैल्शियम कार्बाइड लिखा है, कैल्शियम कार्बाइड की पता है स्ट्रक्चर कैसे आती है? आपको कार्बन कार्बन के बीच में पहले तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और बच्चों आपको बाकी दोनों कार्बन को कैल्शियम से सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देना। ये स्ट्रक्चर होती है कैल्शियम कार्बाइड की, CaC2 की। अब इन्होंने बोला था कि CaC2 में 2 कार्बन परमाणु के बीच बताइए कितने सिग्मा कितने पाई। सर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन परमाणु के बीच बोला है, टोटल नहीं बोला, टोटली बोला, सिर्फ 2 कार्बन परमाणु के बीच बोला है। तो एक कार्बन परमाणु ये, दूसरा ये, 2 कार्बन परमाणु के बीच। तो बच्चों 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड में बताइए क्या होता है, 8 सिग्मा 2 पाई। ध्यान से सुनना, इन्होंने टोटल नहीं पूछा, मैं पहले बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन परमाणु के बीच पूछा है। तो आंसर इसका 8 सिग्मा 2 पाई के साथ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो बताइए क्या पाया जाएगा, 8 सिग्मा 2 पाई। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर। बस आपको ये याद करना है। इसकी डिटेल वर्जन जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा डिटेल में दूंगा। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कह देता एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इनमें बताइए कितने सिग्मा कितने पाई, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो बताइए क्या बताते इसको, तो कहना 8 सिग्मा 2 पाई क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसी किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे लेते हैं, नेक्स्ट है, बताओ सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। पिछला वाला सवाल सबको समझ में आ गया, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, जरा क्लियर कर दीजिए, पिछला वाला क्लियर हो गया सवाल, है ना। अब देखो इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड में पूछा है, हालांकि मैंने आपको याद भी कराया था और निकालने की ट्रिक भी बताई थी। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर 2,8,6 तो 6, ऑक्सीजन में भी 6, लेकिन 6 दूनी 12, तो टोटल बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, 18 हो गया। तो आप मुझे बताओ 18 हो गया तो याद करिए 18 में 8 से डिवाइड करते हैं ना, जब 8 से ज्यादा आता है तो 8 दूनी 16, 2 से सफल बचेगा, और 2 से सफल को वापस से 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 एटम 2, टोटल 3 हाइब्रिड कक्षाएं बनेगी, और 3 हाइब्रिड कक्षाओं का मतलब क्या था, sp2, है ना। बच्चों याद करो, इसमें मैंने बॉन्ड एंगल बताया था कि बॉन्ड एंगल 120 होता है, लेकिन SO2 में अपवाद की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री बचता है ना। चलो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है, ये लो बताइए 29 नंबर, CO के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताइए। इन्होंने क्या बोला, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होना चाहिए, है ना। सर इन्होंने CO बोला है, तो चलो भाई CO में पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। कार्बन में 6 होते हैं, है ना, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, टोटल 14। तो आप बताइए इनमें से कोई है ऐसा जिसमें टोटल हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो, जिसमें 14 हुए, बस वही उत्तर सही है ना। बच्चों अगर N2 में निकालते तो N2 में 14 तो होंगे, लेकिन N2 प्लस बन गया, तो N2 प्लस बन गया तो 14 में से डटा है 13, 8 दूनी 16, O2 माइनस बन गया तो 16 में 8 बढ़ाना होगा 17, O2 प्लस है, 8 दूनी 16, 16 में 8 कम करना होगा 15, और बच्चों यहां CN माइनस है। कार्बन में कितना होता है 6, नाइट्रोजन में कितना होता है 7, 7 6 13, बट आप देखो -1 लगा है तो 13 में 8 जोड़ना होगा, तो माइनस है, तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जोड़ेंगे। यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए।
चलो बताओ, इनमें से किस यूनिट का आयनिक बंध नहीं है? इनमें से बताना है किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता। ये तो काफी आसान है ना, काफी आसान है, किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो आप कहना पोटेशियम में नाइट्रेट में पाया जाएगा, सोडियम क्लोराइड में पाया जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड में भी पाया जाएगा। बट आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा मीथेन है, मीथेन, इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता। हालांकि पोटेशियम नाइट्रेट में जब आप बात करोगे ना, तो इसमें दोनों बॉन्ड पाए जाएंगे, इसमें दोनों बॉन्ड पाए जाएंगे, इसमें आयनिक बॉन्ड भी पाया जाएगा और इसमें ध्यान रखिएगा वो वाला बॉन्ड भी पाया जाएगा। कौन वाला सर? आयनिक बॉन्ड भी पाया जाएगा और कोवैलेंट भी पाया जाएगा। लेकिन सवाल था किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, तो आंसर आपको लगाना होगा मीथेन के साथ। नेक्स्ट आइए 31 नंबर, बताइए। अच्छा सवाल है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करिएगा। तत्व ए के परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो तत्व ए के परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, समझ रहा बात को? तो ए के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, चलो हम इस तरह से मान लेते हैं, कुछ बाहरी कक्षा में 3। तत्व बी के बाहरी कक्षा में 6 है, तत्व बी के बाहरी कक्षा में 6 है, तो चलो 2 6 मान लेते, ऐसे मान लेते, है ना। तो बताइए इन दोनों के बीच में यौगिक सूत्र कौन सा बनना चाहिए? बच्चों यहां हमें वैलेंसी देखनी होगी। बच्चों बी में लास्ट में 6 है, तो इसकी संयोजकता बताइए 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये लास्ट वाले 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी संयोजकता बताइए 3। भाई हम जो भी अणुसूत्र बनाते हैं वो संयोजकता से बनाते हैं ना। आप यकीन ना हो तो इसे आप अपना एल्यूमिनियम मान लो, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3। इसे आप अपना ऑक्सीजन मान लो, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, है ना। तो आप बताइए इनके बीच में कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? तो कहना ए की वैलेंसी बी के नीचे, बी की वैलेंसी ए के नीचे, तो ए की वैलेंसी बी के नीचे और बी की वैलेंसी ए के नीचे। ये देखिए A2B3, A2B3 ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। जैसे कि शुभम सिंह तुमने आंसर C2 दिया, जयप्रकाश आपने आंसर C2 दिया, बताइए उल्टा करते हैं ना, ए की वैलेंसी बी के नीचे, बी की वैलेंसी ए के नीचे, या फिर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में आप सबको पता है Al2O3 बनेगा, और Al2O3 तो सोच से देखिए क्या लिखा जाएगा, है ना। शुभम थोड़ा मुझे रिप्लाई करो, तुमने ये आंसर गलत क्यों किया? बाय द वे आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ होता, तब भी क्या इतनी लापरवाही से आंसर देते हैं? बोलिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आंसर दीजिए, जरा से भी कंफ्यूजन हो तो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत हूं, है ना। बोलो इनमें से किसमें सहसंयोजी और आयनिक दोनों बंध पाए जाते हैं? इनमें से किसमें सहसंयोजी और आयनिक दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं? क्या कहना चाहोगे सर? सहसंयोजी और आयनिक दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना। तो आप बताओ जरा इसमें कैसा बॉन्ड होता है? इसमें सिर्फ सहसंयोजी होता है, इसमें सिर्फ आयनिक होता है, इसमें सिर्फ सहसंयोजी होता है। याद करो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के बारे में मैंने बताया था एग्जाम्पल, और पूछा भी जाता है कई बार। अमोनियम क्लोराइड तो एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें पूरे के पूरे 3 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें आयनिक भी बॉन्ड भी पाया जाता है, सहसंयोजी भी पाया जाता है, उपसहसंयोजी भी पाया जाता है। ये तीनों बॉन्ड इसी में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जैसे रंजन, तुमने बी आंसर दिया, बच्चा मेरे रंजन कैल्शियम क्लोराइड में सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही होता है। आयनिक बॉन्ड इस तरह से होता है Ca++ और 2Cl-, सिर्फ आयनिक बॉन्ड होता है ना। तो कैल्शियम क्लोराइड प्योरली आयनिक बॉन्ड है, जबकि अमोनियम क्लोराइड याद रखना इसमें तीनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखवाया था, जाते देखिए थ्योरी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 33 नंबर, पढ़िए जल्दी पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। बोला है इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक का विशिष्ट गुण नहीं है? आयनिक यौगिक का विशिष्ट गुण नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, सर ये तो है ना। गलित और जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करना, ये भी है। अब देखो पानी में अघुलनशील, पानी में घुलनशील, तो पानी में घुलनशील ये है, आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन देखो पानी में अघुलनशील ये आयनिक यौगिक का विशेष गुण नहीं है। पानी में अघुलनशील ये आयनिक यौगिक का विशेष गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी।
संयोजकता किसे कहते हैं, है ना विनय कुमार? संयोजकता का मतलब होता है, वैलेंसी का मतलब होता है कि आप अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर करते हो वो हमारा संयोजकता है। जैसे कि आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 2 टॉमा 6, तो 6 इसकी संयोजकता नहीं है, जबकि 6 को 8 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इसकी संयोजकता मानी जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और संयोजकता एक अलग अलग चीज होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, तो ये वाला उत्तर जो है ये हमारा गुण नहीं है, पानी में अघुलनशील, बाकी सब है। नेक्स्ट है चौथे 15वां। अब जैसे कि और अच्छे से तुम्हें यहां समझ में आ जाएगा विनय कुमार। हाँ, संचालन, चालन, कंडक्शन एक ही बात होती है। परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व की वर्ग संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बताइए, है ना बच्चों। परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है। बच्चों अगर फास्फोरस की तुमसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनना, तो 2 टॉमा 8 टॉमा 5 बनेगा, है ना। बट आपको मैं बता दूं, इन्होंने संयोजी इलेक्ट्रॉन से भी पूछे, संयोजकता भी पूछी है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो तुम 5 बताना इसके, बट जब संयोजकता पूछा जाए तो 2 टॉमा 8 टॉमा 5 को 2 टॉमा 8 टॉमा 8 बनाना है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो संयोजकता 3 बतानी होगी, ठीक है। संयोजी बॉन्ड किसे कहते हैं? संयोजी बॉन्ड का मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे संयोजी बॉन्ड होते हैं। चलो तो बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ। और आ जाइए सर, इन्होंने ये भी पूछा था वर्ग संख्या। बच्चों ध्यान रखना, 11 से लेके 18, परमाणु संख्या 11 से लेके 18 उतने ही वर्ग होते हैं, तो ये हमारा वर्ग 15 में ही जाएगा। तो वर्ग 15,5,3 ये सवाल का सही उत्तर है। अवसर नंबर दी। नेक्स्ट आइए, चलो बताओ जयप्रकाश, तुमने आंसर डी क्यों दिया? फास्फोरस का आपको परमाणु संख्या ये 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं याद आ रहा था, 2 टॉमा 8 टॉमा 5 हो जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए, अगला सवाल। इनमें से कौन सा आयनिक योडिक का गुण नहीं है ना बच्चों? आयनिक योडिक का गुण नहीं है। देखो आयनिक योडिक जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ट्रांसफर भी हो सकता है, बिल्कुल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। लेकिन आयनिक योडिक में एक चीज नहीं होती, कभी भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। आप बताइए क्या इलेक्ट्रॉन की कभी शेयरिंग होती है? नहीं। शेयरिंग अगर हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे कि नाइट्रोजन N2 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी गुण नहीं होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सोडियम 8 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लॉस और गेन दोनों को मिला के ट्रांसफर रहते हैं, वो भी हो सकता है ना। चलो 36 नंबर होती है, इसका आंसर दीजिए, बताओ बच्चों। 36 नंबर सवाल काफी बढ़िया सवाल है। इन्होंने बोला है CCl4 और CaH2 में बताइए किस तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। सर CCl4 तो देखो सबको पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में ना पता हो। CCl4 ना एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बनाता है? तो कहना ये तरह का कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये देखिए सहसंयोजी बंध। जबकि अगर कैल्शियम हाइड्राइड की बात करते हैं CaH2, बच्चों ध्यान रखना CaH2 कैसा बॉन्ड बनाता है? तो कहना CaH2 एक तरह का आयनिक बॉन्ड बनाता है, जिसमें Ca++ होता है और जबकि 2H- के साथ जाता है। यहां पर हाइड्रोजन धनायन नहीं बनाता, यहां पर हाइड्रोजन ऋणायन बनाता है, ठीक है। तो बताइए जरा इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा? तो बच्चों पहला है दोनों आयनिक है, गलत। CCl4 कोवैलेंट और CaH2 विद्युत संयोजी, ये सही है सर। अरे दोनों को बोला जा रहा है कि विद्युत संयोजी बंध है, ये CCl4 विद्युत संयोजी है, गलत, ये भी गलत हो गया। CaH2 जो होता है वो हमारा कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, और जबकि कैल्शियम क्लोराइड ये CCl4 ये कैसा बॉन्ड होता है? ये हमारा कोवैलेंट होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ आता है। ऑप्शन नंबर बी।
कैल्शियम हाइड्राइड याद रखना CaH2 वेरी इंपॉर्टेंट। चलो 37 नंबर पढ़िए जल्दी से। केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल की बात करें ना तो केमिस्ट्री में 82 चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, वो है मोल कॉन्सेप्ट वाला। बाकी और किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ज्यादातर चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे वो वन लाइनर ही होंगे। दो परमाणु को जोड़ने के लिए डबल बॉन्ड बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जोड़ना है ना, तो डबल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो मिलके बताइए क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। लेकिन फिर से मैं बता दूं कहीं पर भी पेयर नहीं पूछा गया है। जब पेयर ना पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। सर 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही। ये लो 38 थ्योरी में जाते देखिएगा, मैंने इसका पूरा डिटेल समझाया है कि NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस इनमें किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, है ना। लास्ट वाला एग्जांपल था शायद। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले NO2 प्लस का निकालते हैं। NO2 प्लस बच्चों, NO2 प्लस निकालने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे। तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 2,5, ऑक्सीजन में 6 होता है, तो 6 दूनी 12, और बच्चों प्लस लगा है इसलिए घटाना पड़ेगा, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 16। अगर 16 हो गए तो बताइए 16 को किससे भाग करेंगे, सर 16 को 8 से भाग करेंगे, तो बताइए क्या आ जाएगा 2, और 2 का मैंने मतलब बताया था 8s8p, 2 का मतलब मैंने बताया था 8s8p, समझ रहे ना। तो बच्चों NO2 में sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, या तो A सही हो रहा है या तो B सही हो रहा है। ठीक है, चलो अब NO3 माइनस निकाल लो। अगर मैं NO3 माइनस निकालता हूं तो NO3 माइनस में जरा देखते हैं क्या आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए बच्चों, नाइट्रोजन में 5, NO3 माइनस ऑक्सीजन में 6, 6 × 18, 2,6, और माइनस है तो प्लस 1 जोड़ना होगा, है ना। तो टोटल 24। अगर हम 24 में किससे भाग करा दे, सर 8 से भाग करा दे, तो 8 24/8 कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों 3 का मतलब 8s2p, 8s2p। तो इसका मतलब NO3 माइनस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो NO2 माइनस में sp2 होगा, तो ये वाला उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, बी वाला आंसर एकदम सही है ना। तो लास्ट वाला निकालने की जरूरत ही नहीं, निकालना चाहो तो निकाल लो, वैसे भी मैंने थ्योरी में सेम एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व कराया है। चलो भाई बताइए आंसर ये, निम्नलिखित में से किस अणु में वैद्युत संयोजी बंध बने हैं। इनमें से वो अणु बताइए जिसमें वैद्युत संयोजी बंध बना है ना। तो आप बताओ इनमें से कौन वैद्युत संयोजी बंध होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं हो सकता, नाइट्रोजन का अणु नहीं हो सकता, मीथेन भी नहीं हो सकता। तो इन्होंने वैद्युत संयोजी बंध बोला है, तो वैद्युत संयोजी बंध का एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड, इसी को आप आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है 40 नंबर। बताइए बच्चों, बोला है 40 नंबर में एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच कैसा बंध बनता है। देखो एक ही तत्व के 2 परमाणु, आयनिक बॉन्ड में कभी भी एक ही तत्व के 2 परमाणु नहीं हो सकते, है ना। एक धातु हो रहा तो दूसरा अधातु, गलत हो गया। लेकिन एक ही तत्व जैसे कि N2, जैसे कि Cl2, जैसे कि O2, याद करो इन सब को मैंने क्या बोला था, इसमें पोलैरिटी नहीं आती, इनको बोला जाता है नॉन पोलर सहसंयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर एक ही तत्व के ना होते, अलग अलग तत्व होता, जैसे HCl, तो HCl को बोला जाता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, HF पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, H2O पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। रूढ़ी में धनायन ऋणायन आ जाते हैं पार्शियल, जबकि अगर सेम है तो उनमें धनायन ऋणायन नहीं आएंगे। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन किसी तरफ नहीं जाएगा, बीचों बीच रहेगा, इसलिए नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी। चलो 41 नंबर बताइए, बोला है ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द टेट्राहेड्रल शेप। समचतुष्फलकी बताइए इनमें से किसका होता है टेट्राहेड्रल शेप।
बच्चों याद करो, मैंने अमोनिया का आप सब लोगों को बताया था बॉन्ड एंगल कितना होता है, लगभग 107.5 डिग्री, है ना। इसके बाद मैंने पानी का भी शायद बताया था 104.5 डिग्री, और एसिटिलीन का तो मैंने लीनियर स्ट्रक्चर बताई थी 180 डिग्री। बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर मैंने नहीं बताया तो आप याद कर लो CCl4 कैसे निकाला जाएगा। अगर आप CCl4 निकालेंगे तो आप बताइए, कार्बन में लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन में लास्ट सेल में 7। बच्चों 7 चोटो कितना हो जाएगा, 7 चोटो हमारा हो जाएगा 28, 28 5 33। तो ये जो CCl4 आता है ना 4, 28 4 32 ये हो गया। तो अगर हम 32 को बताइए किससे डिवाइड करें, 8 से भाग करें, तो अगर 8 से भाग करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा 4, पूरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने आपको यह भी बताया था कि CCl4 यानी कार्बन वाले जितने कंपाउंड होते हैं उनमें किसी तरह का कोई अपवाद नहीं होता, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट नहीं करता। तो CCl4 हो गया, CH4 हो गया, इन सब में बॉन्ड एंगल नेट उतना ही होता है जितना कि टेट्राहेड्रल में होता है 109.5 डिग्री, है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर जाएगा। सर इन दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और बॉन्ड एंगल एकदम उतना ही होता है 109.5, इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला आंसर। बाकी और नहीं लगाना, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट आइए 42 नंबर, बताइए, यह सवाल बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला जा रहा है, बोला यह है कि जब एक रासायनिक बंध बनता है तो क्या होता है, जब एक रासायनिक बॉन्ड बनता है तब क्या होता है। जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हमने एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो बताइए रासायनिक बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, है ना। तो बच्चों आप लोग पहले इस बात को ऐसे समझो, जब कोई भी रासायनिक बॉन्ड बनता है तो हमेशा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम नाइट्रोजन को तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी होती है, तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी होती है, यानी ऊर्जा उस समय अवशोषित होती है। अब आप इसको लिख लो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, बॉन्ड के बनने में क्या होता है, और बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या होता है। बैटरी चेंज करो, ठीक है। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कभी कभी आपसे तो पूछे कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होता है, तो कहना मेरे भाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करेगा जब बॉन्ड का, नहीं उल्टा बोल दिया, जब बॉन्ड का ब्रेक करना होगा, बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारी एनर्जी क्या होती है, तो कहना बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। जबकि फॉर्मेशन में क्या होगा, तो कहना फॉर्मेशन में एनर्जी लिबरेट होती है या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो बोला जा रहा है जब एक रासायनिक बंध बनता है तो क्या होगा, तो बनने में ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन में एनर्जी हमारी रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर, ठीक है। अभी बैटरी चेंज हो रही है, आप देख लीजिए। चलो हाँ चलो समझ आ रहा है ना। एक बार कमेंट करके बताइए, पिछला वाला सवाल सब लोग क्लियर हो गया ना। फॉर्मेशन में क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या होता है, दोनों बातें आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलो अगला वाला सवाल पढ़िए, नेक्स्ट आइए, बताओ अगला वाला है, इनमें से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है। बोला जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड ये नहीं है, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सर मैग्नीशियम फ्लोराइड ये भी नहीं हो सकता, सोडियम क्लोराइड ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा, आंसर जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। ये हमारा एक तरह का सहसंयोजी यौगिक होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 44 नंबर, थोड़ा बेहतरीन सवाल रहेगा 44, ध्यान से बढ़िएगा। हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। बच्चों हाइड्रोजन ने मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन ने 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हाइड्रोजन माइनस बनाएगा, मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। तो बोला जा रहा है कि बताइए इसकी प्रवृत्ति क्या है। तो मेरे भाई इसकी प्रवृत्ति 8 इलेक्ट्रॉन लेने की है, 8 इलेक्ट्रॉन
लेने की है। अब आप खुद सोचो 8 इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति इनमें से किसकी होगी? क्षार धातु की होगी, इनर्ट मेटल्स की होगी, है ना, एल्काइन अर्थ मेटल की होगी कि हैलोजन की होगी? 8 इलेक्ट्रॉन लेने की, तो क्या है ना, 8 इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति Cl की होती है, फ्लोरीन की होती है, हैलोजन की होती है। हैलोजन क्या काम करता है? हैलोजन क्या काम करता है भाई? फ्लोरीन क्लोरीन क्या करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन लेते ही तो हैं। इसीलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? डी वाला आंसर। अरे जैसे कि कुछ बच्चे इसका आंसर ए लगाना है, बच्चों ए आंसर तब सही होता है अभिषेक कुमार, है ना, जब 8 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं 8 इलेक्ट्रॉन देने के पूछा जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन दिया, डोनेट कर दिया और धनायन बनाया, तब किसकी प्रवृत्ति के बराबर हो जाएगा? तब आंसर जाता क्षार धातु के साथ। समझे अभिषेक? नेक्स्ट आइए अगला बताइए 45 नंबर। बताओ, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड निम्न क्वथनांक वाला एक द्रव है। या तो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मजबूत होता है HF में, उससे कम होता है HCl में, उससे कम होता है तुम्हारा HBr में, और उससे कम होता है हाइड्रोजन आयोडाइड में। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मजबूत HF में होता है इनमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो चलो ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में से फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है। तो बच्चों इन्होंने बोला हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है और हाइड्रोजन फ्लोराइड को लिक्विड कह दिया। तो ये लिक्विड क्यों होगा? क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा आकर्षण होगा, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो पहला ये है कि HF बॉन्ड प्रबल है, गलत हो गया बच्चों। यहां पर HF का मतलब होगा हाइड्रोजन और फ्लोराइड के बीच हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड प्रबल है, उससे मतलब नहीं होता, ये भी गलत है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बॉन्ड के अणु संगुणित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? सी वाला आंसर इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। ए आंसर मतलब आना कि हाइड्रोजन HF प्रबल है। देखो भाई HF क्या होता है? HF हाइड्रोजन के बीच में होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रबल होता है, ये इसका सही आंसर थोड़ी ना होगा। इसका सही आंसर होना चाहिए कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस तरह से दिखाया ही नहीं जाता है जिस तरह से इन्होंने दिखाया पहले ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए अगला 46 नंबर। बताओ अगला वाला सवाल पढ़िए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 46, और बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा? ठीक है। आयनिक बॉन्ड बनता है कब? इन्होंने बोला है आयनिक बॉन्ड कब बनता है? संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, एक धातु का संयोग अधातु तत्व से होता है। ये लाइन ज्यादा सही है, ये लाइन ज्यादा सही है कि एक धातु का संयोग अधातु से होता है, ये लाइन ज्यादा सही है। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, अरे यहां पर लाइन स्पष्ट नहीं हो रही, जबकि सी वाला आंसर एकदम स्पष्ट है कि जब एक धातु का संयोग अधातु के साथ होता है वहां पर हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। ये लाइन बहुत सबसे स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलो बच्चों 47 नंबर को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 47 में? बोला ही जा रहा है कि आप इनमें से बताइए किसमें बॉन्ड एंगल सबसे अधिक होगा, है ना, बॉन्ड एंगल सबसे अधिक होगा, ये बोला जा रहा है। तो बताइए जरा कहां पर कितना बॉन्ड एंगल आया था? मीथेन का याद करो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के आसपास, CO2 लीनियर स्ट्रक्चर थी 108 डिग्री के आसपास, है ना, अमोनिया का 107 के आसपास था, पानी का 104 के आसपास था। तो बोला ही जा रहा है कि बताइए इनमें से किसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा? मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हमारा CO2 के साथ जाएगा। यहां देखो मिस्टेक कर दी मैंने, 108 रख दिया, माफ करिएगा, याद कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 लीनियर स्ट्रक्चर होती है ना इसकी। आंसर अब सी सवाल से होता है। नेक्स्ट ये लो, अब ये वाला सवाल देखो है वही उसी तरह का सवाल, लेकिन बस इस बार जो है ना आपको बॉन्ड एंगल का सीरीज पूछ ली, क्रम पूछ लिया, बताइए किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसमें कम है ना। तो पानी, अमोनिया, CH4, CO2, देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल CO2 में होगा, तो CO2 सबसे ज्यादा में आना चाहिए, उससे कम मीथेन, उससे कम अमोनिया, उससे कम पानी। ये देखिए अभी अभी मैंने आपको सारे बॉन्ड एंगल याद कराए, तो सारे बॉन्ड एंगल को याद करके देखिए तो CO2 सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे आगे CO2 होना चाहिए।
H2O3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, बताओ एसिटिलीन में आपको सीटा हाइब्रिडाइजेशन बताना है, सीटा संकरण बताना है। ये भी एकदम आसान है, याद करो जब मैंने एसिटिलीन के बारे में बताया था, C2H2 के बारे में बताया था, बोला था कि C2H2 में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी आती है, तो कहना इसकी स्ट्रक्चर लीनियर आती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी आती है, लीनियर आती है ऐसे। और बॉन्ड एंगल कितना होता है इनके बीच का, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो 101% ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा, sp, है ना। आप चाहो तो निकाल के भी देख लो, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा और लीनियर स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट आइए, चलो बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में पाई और सिग्मा बंधों का अनुपात पूछ रहा है, तो हमें बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी होगी। जब मैं आपको पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो बेंजीन की पूरी स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। बस आप पहले इसकी बेंजीन की सिंपल सी स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि बेंजीन की सिंपल स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, है ना, और C6H6 के लिए हमें इसको एकांतर क्रम में 3 डबल बॉन्ड ऐसे बनाने होंगे, बस ये हमारा बेंजीन बन गया। तो बेंजीन में क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए 3 डबल बॉन्ड हमारे पास 3 सिग्मा 3 पाई लेके आएगा। और बच्चों चारों तरफ हाइड्रोजन के साथ 6 और बीच में 3, 9 सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो 9 सिंगल बॉन्ड 9 सिग्मा 0 पाई लाएगा। बहुत ध्यान सुनना, 9 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 9 सिंगल बॉन्ड 9 सिग्मा 0 पाई, 3 डबल बॉन्ड 3 सिग्मा 3 पाई। अच्छा एक बात बताओ, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड, 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। सवाल में बोला जा रहा था कि पाई से सिग्मा बंधों का अनुपात बताइए, तो पहले पाई बॉन्ड की संख्या 3, सिग्मा हमारा तुम्हारा 4, तो बताइए अनुपात किसके साथ जा रहा है, 1:4 के साथ। पाई से सिग्मा बॉन्डों की संख्या का अनुपात बताना, पाई से सिग्मा बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझे ना, लाइन को पहले ध्यान से समझो, पाई से सिग्मा बॉन्डों की संख्या का अनुपात बताना है। चलो 51 नंबर पढ़िए, बताइए क्या बोला जरा बच्चों। बोला है इनमें से कौन सा आबंध दिशात्मक नहीं है, इनमें से कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, डायरेक्शनल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनमें प्रॉपर स्ट्रक्चर बनती है ना। स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि आपकी CO2 की स्ट्रक्चर है, जैसे कि मीथेन की स्ट्रक्चर है, एसिटिलीन की स्ट्रक्चर है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, HNO3 की, H2SO4 की, तो जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर होती, दिशात्मक डायरेक्शनल बॉन्ड बोलते हैं उनको। स्ट्रक्चर हमारे कोवेलेंट में भी होती है और कोऑर्डिनेट में भी होती है ना। H2SO4 में कोवेलेंट भी होता है, कोऑर्डिनेट भी होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड में स्ट्रक्चर नहीं होती, आयनिक बॉन्ड में स्ट्रक्चर नहीं होती। NaCl का क्या मैंने बताया है कि कोई हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, बताइए NaCl का बताया कि क्या हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, बोलो, नहीं बताया ना। NaCl का नहीं बताया होगा, कैल्शियम क्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया होगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं होती। समझ रहे हैं ना। तो आपसे कोई पूछे कि कौन सा दिशात्मक नहीं होता, तो मेरे भाई दिशात्मक कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं होंगे, आयनिक बॉन्ड कभी भी डायरेक्शनल नहीं होंगे, इस बात को। ऑप्शन नंबर सी आ जाइए, 52। चलो नेक्स्ट आइए, 52 नंबर बताइए जरा क्या बोला जा रहा है। सर 52 नंबर ये है कि नॉन मेटल आर यूजुअली फाउंड बिटवीन द एटम, अधातु परमाणु के बीच बताइए कौन सा बंध पाया जाता है। अधातु परमाणु बोला, अधातु, नॉन मेटल्स। बच्चों नॉन मेटल ना, सिर्फ नॉन मेटल बोला है ना, तो आयनिक तो नहीं बोला जाएगा, है ना, आयनिक नहीं बोला जाएगा। अधातु है तो मेटेलिक भी नहीं होगा, मेटेलिक भी नहीं होगा, सब लिखा है ना नॉन मेटल्स, मतलब अधातुओं परमाणु के बीच, तो आपका आयनिक और अधात्विक बंध भी नहीं होना चाहिए। इसका आंसर जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, कैसा, जैसे कि O2, ये हमारा देखिए क्या है, दोनों अधातु हैं, CO2 दोनों अधातु हैं, NO2 दोनों अधातु है, तो अधातु परमाणु के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। लगभग 60 के आसपास है। मैंने कहा था ना कि हम लोग थोड़ा सा क्लास लंबी करेंगे, जब तक 60 क्वेश्चन नहीं फिनिश हो जाएंगे तब तक नहीं चलाएंगे, खत्म करेंगे, है ना, क्योंकि फिर वो आधे लेक्चर में निकल जाता है, मजा नहीं आता।
क्वेश्चन हम लोग 80 टर्म में पूरे खत्म करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, थ्योरी भले ही आगे बढ़ जाए, लेकिन क्वेश्चन की बात यह है कि अगर 1.5 घंटे के आसपास भी समय लगेगा तब भी हम खत्म करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, बताओ। बोला जा रहा है कि इनमें से किस अणु में सर्वाधिक ध्रुवीय सहसंयोजी है। देख लो, इन्होंने बोला है आप वो अणु बताइए जिसमें से ध्रुवीय संयोजी है। ध्रुवीय, तो बच्चों ध्रुवीय का मतलब मैंने समझाया था ना क्या होता है, जिसमें पोलैरिटी आ जाए। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं आएगी। अच्छा याद करो, HF, HCl, HBr और HI, याद करिए सबसे ज्यादा ध्रुवीय उसी समय बनेगा ना जब हमारे पास विद्युत ऋणात्मक वाला एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, इसलिए इन सभी में सबसे ध्रुवीय पोलैरिटी HF की होगी। HF ऑप्शन में नहीं है तो HCl लगाइए, HCl लगाइए। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला आंसर एकदम सही। HF ऑप्शन में नहीं है इसीलिए मैंने HCl लगाया है। हाँ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, अरे बताइए 54 नंबर। पिछला वाला सवाल सबको समझ में आ रहा है ना। बोला है अमोनिया और H2O में आबंध कोण कितना है। ठीक है, याद है हम लोगों को अमोनिया में कितना बताया था 107 और H2O में 104। लगभग आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया में 107 और पानी में 104। नेक्स्ट है, ये लो देखो, कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको दिए थे केमिकल बॉन्डिंग में जिसमें तीनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। और तीनों तरह के बॉन्ड बताइए किसमें किसमें पाए जाते हैं। एक तो अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, और एक एग्जाम्पल और ये भी याद कर लीजिएगा, K4FeCN का होल 6 है ना। तो ये हमारा पोटेशियम साइनेट, इस तरह से नाम होता है इसका। तो ध्यान रखना, ये 3 कंपाउंड हमारे ऐसे होते हैं जिसमें तीनों तरह के बॉन्ड देखने का मिलता है, यानी इसमें आयनिक भी मिलेंगे, कोवेलेंट भी मिलेंगे और कोऑर्डिनेट भी मिलेंगे, है ना। वैसे आप लोग के एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है, अमोनियम क्लोराइड सबसे ज्यादा पूछा जाता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें तीनों तरह के बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला 56 नंबर। जब दो परमाणु के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब बताइए उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है। सर 3-3 इलेक्ट्रॉन बोल दिया ना, जैसे नाइट्रोजन N2 है, आप बताओ N2 के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो बताइए कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, है ना। 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताइए, हीरा और ग्रेफाइट, बोला ये जा रहा है कि हीरा ग्रेफाइट के बीच कौन सा एक गुणधर्म समान है। हीरा और ग्रेफाइट के बीच बताइए कौन सा गुणधर्म समान है। बच्चों जब आपने बोला हीरा और ग्रेफाइट तो इसका मतलब पता क्या है सर, इसका मतलब यह है कि हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के अपर रूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के बताइए क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं। और याद करो मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी अपर रूप की बात करेंगे ना, उसमें केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है। पहले वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना। ध्यान रखना, अपर रूप में और फिजिकल प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, हीरा और ग्रेफाइट में से हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, तो क्या चीज समान होती है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट में केमिकल गुण हमेशा समान होगा क्योंकि ये दोनों अपर रूप होते हैं। अपर रूप में हमेशा रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है 58, ये एनसीईआरटी की लाइन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है ना। देखो पोटेशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, NaCl भी होता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड आयनिक कंपाउंड नहीं है और HCl भी नहीं है। बच्चों बहुत सारे लोग HCl को आयनिक कंपाउंड समझते हैं धनायन और ऋणायन की वजह से, नहीं। HCl जो है ना उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, S सिंगल बॉन्ड Cl। HCl आयनिक नहीं होता, HCl कोवेलेंट होता है। तो दूसरा और तीसरा, सर दूसरा और तीसरा ये हमारे आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो सवाल में ये था ना कि कौन आयनिक कंपाउंड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो बच्चों बस
तो आप हमारी जो किताब है ना उसमें 58 क्वेश्चन के आसपास ये हमारे क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग में। वैसे आपने देखा है सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, तो इसी तरह का लेवल हमारी सारी किताबों में आपको मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां से आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कल मैं देख लूंगा शायद अगला जो चैप्टर है आपका ना, चैप्टर नंबर 5, वो केमिकल रिएक्शन है। तो चैप्टर नंबर 5 अगला चैप्टर केमिकल रिएक्शन होगा, और ये भी बड़ी धुआंधार तरीके से हम पढ़ेंगे। इसी में आप लोगों को हर तरह की केमिकल रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी, मतलब टेलीग्राम उसमें मिल जाएगी, बोर्ड वाली पीडीएफ और क्लास वाली पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पे। अगर जिनको वीडियो नहीं दिखाई देता है, आपको लाइव वीडियो कोर्सेज में जाना है तो 9696 102 411 इस पर फोन करके पता कर लीजिएगा। इसी नंबर पे पता करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको रिकॉर्डेड सेशन